नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो इजरायल अब पलटवार की बात कर रहा है। किसी भी वक्त ईरान पर मिसाइलों और बम की बारिश हो सकती है और ऐसा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है। यकीन मानिए, ईरान और इजरायल के तेवर पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान कह रहा है कि और घातक हमले करेंगे तो इजरायल कह रहा है कि करारा जवाब देंगे। इस जंग में पूरा का पूरा मध्य पूर्व जल सकता है और यह युद्ध भीषण तबाही ला सकता है। न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरे साउथ एशिया पर इसका असर पड़ना तय है। इजरायल के साथ अमेरिका की सैन्य ताकत खड़ी है तो ईरान को रूस और चीन से सपोर्ट मिलता है। हमास, हिजबुल्ला और हूती आतंकी संगठनों की ताकत अलग से ईरान को मजबूती देती है। ऐसे में यह जंग भारी पड़ने वाली है। क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजार पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इजरायल ने अगर ईरान पर काउंटर अटैक किया तो यह तय माना जा रहा है, तो ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंगलवार देर शाम को ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दाग दी। भारी तादाद में शक्तिशाली फतेह बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसमें शामिल रहीं। इजरायल ने आयरन डोम की मदद से ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर आसमान में ही तबाह कर दिया, लेकिन कुछ इलाकों में मिसाइलें गिरी और तबाही भी मची है। और अब बारी इजरायल की है, जो हमला करने के लिए तैयार है। इजरायल ने यह साफ कर दिया कि वो रुकेगा नहीं। ये वो देश है जो कि मिडिल ईस्ट में अकेला कई देशों से जंग लड़ रहा है। अलग अलग ऐसे लोग हैं, ऐसे देश हैं जो उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं। हमास को मारा है, हिजबुल्ला को मारा है और अब ईरान से जंग लड़ रहा है। तो लेबनान और यमन भी इजरायल से उलझे हुए हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि यह जंग और भीषण रूप लेने वाली है। दहाड़ में आज इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर और इसके पड़ते हुए असर पर बात करेंगे। भारत के नजरिए से इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इजरायल और ईरान कैसे एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose. من در اینجا اعلام میکنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد. This issue will spiral up. Iran has attacked Israel. Now Israel is already threatening and Israel will also hit back on Iran. In response to that, Iran will again hit back. So one immediate implication is that this is going to lead to a spiraling up of the conflict. That is one. Secondly, yes, of course, in terms of, there'll be disruptions for economy, crude oil supplies and prices, etc. For India particularly, the worry of safety and security of our Indian diasporas living there, maybe the remittances would go down for India. The costs for exports and imports would go up for India. So those are there, but basically the region is heading into a very complicated and a very delicate situation right now. आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा वो ये कि ईरान इजरायल वॉर दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। दूसरा सवाल ये कि अगर भीषण युद्ध छिड़ा तो क्या मिडिल ईस्ट की तबाही तय है। तीसरा ये कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका अब सीधी जंग लड़ेगा। चौथा कि अगर रूस और चीन जंग में कूद गए तो क्या वर्ल्ड वॉर पक्का है।
ईरान और इजरायल युद्ध का भारत पर किस तरीके का इंपैक्ट और असर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा पूर्व राजनायक के तौर पर अब से थोड़ी ही देर बाद जुड़ जाएंगे। रविंदर सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। जे.के. त्रिपाठी जी पूर्व राजनायक हैं, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रविंदर सचदेव सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ईरान और इजरायल की जिस तरीके के तेवर हैं, पूरी दुनिया पर किस तरीके का इंपैक्ट या असर आप होते हुए संभावित इसका देख रहे हैं? क्योंकि एक ने हमला किया, दूसरा उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। आपका क्वेश्चन मेरे से है? जी सर। थैंक यू। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर दुनिया में काफ़ी भीषण पड़ सकता है, ऑलरेडी पड़ रहा है, पर ये जैसे आप भी कह रही थी अभी पहले, ये कॉन्फ्लिक्ट स्पाइरल अप होता जा रहा है। और जो दिखता है एक पड़ाव इसका जाके होगा जब इजराइल ईरान के न्यूक्लियर किसी फैसिलिटी या स्टोरेज पर अटैक करेगा, और उसके रिटेलिएशन में ईरान फिर क्या कर पाता है, दैट विल बी टू बी सीन। बट एक पड़ाव इस स्पाइरल का जो भी ये जा रहा है उस सिचुएशन पे जा रहा है। इजराइल ने प्रॉमिस किया हुआ है, ठाना हुआ है कि ये गाजा वॉर से पहले की बात है कि मैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो तो फिर इनकी एक बहुत ही बड़ी थ्रेट हो जाएगी। उसके लिए इजराइल तैयारी में भी था, और जब वक्त ये आ रहा है, पिछले साल भर से हो रहा है कि ईरान काफ़ी एडवांस कर चुका है, हो सकता है कुछ मात्र हफ्तों में वो एक वेपन बना ले अगर बनाना चाहे। ईरान उस केबिलिटी को रोकना चाहता है, वन। एंड सेकेंडली, सॉरी, इजराइल चाहता है। एंड सेकेंडली, इजराइल ये भी चाहता है कि ईरान में रेजीम चेंज हो, क्योंकि देखिए ईरान को कितना ये अटैक करके बर्बाद कर लेंगे, पर ईरान फिर जाएगा। ईरान को तो ये कहते हैं ऑक्टोपस है, हूती हो गए, हिजबुल्ला हो गए, ये तो ऑक्टोपस के भुजाएं हैं, लिम्ब्स हैं, पर हेड तो ऑक्टोपस का ईरान है ना। तो ईरान की लीडरशिप जब बदलेगी तब इजराइल को लगता है कि उनको बैलेंस पीस मिलेगा उसके लिए। और वो रेजीम चेंज बाय द वे अमेरिका भी चाहता है। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक, एंड डेफिनेटली हो भी सकता है कि ईरानियन लीडर्स के ऊपर अटैक। और इस सारे माहौल में प्रयास ये होंगे कि ईरान अनस्टेबल हो और वहां पर एक दूसरी रजीम आए। शायद एक्सपेक्टेड है कि बड़े सारे लोग हैं ईरान के अंदर भी जो इस रजीम को नहीं चाहते, कितनी तादाद में कह नहीं सकते, पर कुछ हैं शायद, डेफिनेटली कुछ तो हैं ही। बलूचिस्तान इधर चल रहा है, कुर्द उधर हैं। तो ये सारा अभी एक पड़ाव बाय माइलस्टोन बाय माइलस्टोन जाएगा। तो अभी कुछ और माइलस्टोन है, बट आई थिंक एक माइलस्टोन डेफिनेटली होगा, इजराइल्स अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी एटसेट्रा। जितेंद्र कुमार ओझा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनायक हैं। ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इजरायल के सामने इस वक्त 7 तरफा टेंशन है, लेबनान से इराक, यमन, ईरान, और जिस तरीके के हमले हुए वो बीते दिन में देखे, और नेतन्याहू बहुत क्लियर माइंड के साथ सर चल रहे हैं। और जिस तरीके से हसन नसरल्ला की मौत और उससे पहले हिजबुल्लाह को, फिर लेबनान में हमने पेजर अटैक देखा, ये तमाम जो पिछले 10-15 दिन की घटनाएं हैं, जिसके बाद इजरायल बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक 7 तरफा टेंशन, या मैं प्यादे कह दूं, जो इर्द गिर्द जिनसे इजरायल इस वक्त घिरा हुआ है, आपको लगता है कि इजरायल की पोजीशन को ये कमजोर करते हैं, या ओवरऑल इसके इम्पैक्ट को, युद्ध के इस इम्पैक्ट को और ज्यादा ये एक्सपैंड करते हैं? देखिए, जब हम जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें कुछ एक देश हैं, खास करके उसमें इजरायल शामिल है, जिसका मानना है कि अपने बाहर की जो इकोसिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करने की भी जरूरत है, उसको शेप करने की भी जरूरत है। ये सफिशिएंट नहीं है कि हम रिस्पॉन्ड करें। तो इजराइल कई तरीके से कोशिश करता रहा है। एक तरीका जैसे अब्राहमिक अकॉर्ड का था कि जिसके जरिए जो कुछ भी लिबरल लोग हैं अमेरिका के थ्रू, किसी के थ्रू, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। तो ये कई दफे होता है कि जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वास्तविकता में उससे कहीं अधिक होता है। हम लोग कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, और कभी कभी कहते हैं रीडिंग बिहाइंड द लाइन्स। सचदेवा जी की बात में सुन रहा था, अधिकतर मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन अभी जो बात कर रहे थे मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ कि उन्हें डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होते हुए भी उनका असेसमेंट काफी हद तक सही है।
तो जो 7 तरफा युद्ध की बात कर रहे हैं, इसराइल को ने अभी इसको मौका समझा है, और मौका समझने के बाद जो है वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम हम ट्रांसफॉर्म कर दें। और उसमें जैसे बात की गई कि किस तरीके से ईरान में रिजीम चेंज की, जिसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो भी चाहते हैं कि देखिए 20, 25, 27, 30 साल के बाद जो है ये असेस किया जाता है कि हर एक जगह ऐसे ऑटोक्रेटिक रिजीम्स उनको सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये मौका है। जो गेम में एक और जो बात है वो होती है चाइना की। चाइना कई तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ईरान और टर्की के जरिए उसने अपने शामिल कर लिया। पिछले साल जब ये 7 अक्टूबर के ठीक दिन मैंने कहा कि ये असंभव है कि जो कुछ भी हमास ने किया 7 अक्टूबर को, उसमें कहीं ना कहीं चीन की जानकारी शामिल नहीं हो। चीन का इन्वॉल्वमेंट हो या नहीं हो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चीन की कंकरेंस और नॉलेज के बगैर वो हो ही नहीं सकता है। मैं यही कह रहा हूं कि जो कुछ भी वेस्ट एशिया में हो रहा है उसमें अमेरिका और चीन दोनों बैकग्राउंड में है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये गेम काफी लंबा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कभी कभी जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो उसके हर एक पहलू को कंट्रोल कर पाना शायद संभव किसी के लिए हो पाता है। ये आशंका बनी रहती है कि ये कभी भी सारा कॉन्फ्लिक्ट सभी के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और किसी और स्तर पे चला जाएगा। वो शंकाएं बनी हुई है, लेकिन फिलहाल ईरान का लक्ष्य, इजराइल का लक्ष्य यही है कि पूरे बाहर के इकोसिस्टम को किस तरीके से रीशेप कर दिया जाए, रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए कि ज्यादा दिनों तक उसकी सुरक्षा बनी रहे। और इजराइल को अमेरिका आने वाले कई एक दशकों में कभी रिनाउंस नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। पूर्णिमा जी, लेकिन इसी बीच में प्रफुल्ल बख्शी साहब, साउथ एशिया पर इसका इम्पैक्ट, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग मुहाने हैं युद्ध के जो इस वक्त चल रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी वॉर सिचुएशंस हैं जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदलता जा रहा है। अब एक और तरफा हम क्या जंग की सुगबुगाहट देख रहे हैं, क्योंकि इस तरफ रशिया, चीन आ जाता है ईरान के साथ, फिर इधर इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन जो कि खुला समर्थन लगातार दे रहे हैं, और बाकी देश भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। आपको लगता है कि एक और युद्ध का दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है जिसमें कोई भी रुकना नहीं चाहता है, फिर चाहे इधर ईरान हो या इजराइल, और ईरान का साथ देती हुई बाकी की कंट्रीज? देखिए, आपने 2 चीजें पूछी हैं। जब आपने साउथ ईस्ट एशिया की बात की और उसके बाद आपने ये वाली बात की, और करंट कन्वर्सेशन ऑन रिजीम चेंज हो रही है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज कि इजराइल के जो सबसे पहले बात जो है कि साउथ ईस्ट एशिया में इसका असर ऐसे पड़ता है क्योंकि चाइना जो वेट कर रहा है, ईरान को पूरा सप्लाई कर रहा है और ऑन द साइड लाइन है। 2 मेन प्लेयर्स हैं जो गेम के पीछे हैं। अमेरिका तो भाग ले रहा है, चाइना सिर्फ सप्लाई कर रहा है। बट चाइना का अपना अभी एक नजर साउथ चाइना सी में पड़ी हुई है। वो चाहता है, उसको पता है कि ये सारा कुछ खत्म भी होगा तो बैक टू कॉर्ड वो पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी जितना फायदा उठा सकता है वो साइड इश्यू बनाकर अपना साउथ चाइना सी में उठाएगा, जब एवरीबडी विल बी इंटैंगल्ड इन वॉर आउट हियर। ये एक तो आप एंगल देख लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब साउथ चाइना सी में जाके अमेरिका के इंटरेस्ट को ठेस पहुंचेगी, कॉर्ड के इंटरेस्ट को ठेस पहुंचने लगेगी, विच ऑलरेडी इज हैपनिंग, फिर उनका अमेरिका का ध्यान उस साइड में बटेगा। ये और तभी नेटो डिवाइडेड है अमेरिका के डिसीजन में कि क्या तुम यू पे अटेंशन इनटू साउथ चाइना सी और पे अटेंशन टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट, जो हमास और इजराइल के बीच में बात हो रही है। इस सब को लेके भी एक बहुत इम्बैलेंस बन रहा है और रिजीम चेंज की बात आ रही है। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज विद इन इस्लामिक सर्कल हु डू नॉट वांट द लीडरशिप टू गो टू ईरान, दे वांट द लीडरशिप टू गो टू टर्की और समवेयर एल्स। तो टर्की का आप भी देखिए कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है क्योंकि वो लूज नहीं करना चाहता अपना नेटो और ईयू की पोजीशन। और इस तरीके से वो देखेगा टोटल सप्लाई Turkey is already ready to do financial supply, everything to Hamas and all the 3 non-state actors जो कि involved है, Houthis, Hezbollah, Hamas, ये सारे के सारे इनके पीछे टर्की हाथ दे सकता है, देगा। उसको पता है ईरान इस समय चैंपियनशिप लेने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान को डाउन करेगा। तो ये जो 3 संघर्ष चलेंगे, इस सब के अंदर आपको बता रहा हूं मैडम, सबकी आंखें आ रही हैं इंडिया के ऊपर। अभी भी सोच रहे हैं कि इस सारी गेम में इंडिया का हाथ क्या होगा। अभी तक किसी ने
ह्यूमैनिटेरियन एंगल की बात नहीं शुरू करी, क्योंकि अभी जम के लोग मरे नहीं हैं, जम के घात नहीं पहुंचा ह्यूमैनिटी को। वो 2-3 दिन के बाद में आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी कि ह्यूमैनिटी क्यों पुअर हो गई, यूनाइटेड नेशंस क्यों एम्बैरस फील कर रहा है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, क्योंकि फैक्शंस है, इवन नेटो में फैक्शंस है, यूनाइटेड नेशंस हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बोल पा रही हैं कि क्या क्या किया जाए। इसके लिए सब कुछ इन कंट्रीज, those who are not involved directly or those who can afford कि पीस लाई जा सके, वो they must work towards, including India, इंडिया की लीडरशिप, जैसे इंडिया को लीडरशिप मिल रही है साउथ चाइना सी में, वैसे ही इंडिया को लीडरशिप इस ह्यूमैनिटेरियन एंगल से मिलनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। इंडिया को सजेस्ट करना चाहिए कि किस तरीके से आप इस लड़ाई को सिमर डाउन करें। हम वेट ही कर रहे हैं, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द मैच टू बिगिन। ये सारी की सारी जो है, ये टेंडेंसी इज वेरी हार्मफुल। हम सब में ये टेंडेंसी है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आपको पता है क्या होगा, और हजारों सिविलियन मरेंगे, यही होगा, ट्रेड रुक जाएगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, यही होगा। इसमें कोई नई चीज नहीं है, हमको उसको रोकना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, क्रूड ऑयल पहले ही महंगा हो रहा है, न सिर्फ क्रूड ऑयल, पूरे ओवरऑल शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट दुनिया भर के पड़ रहा है। न सिर्फ वो, बल्कि व्यापार से लेके हर एक चीज बाधित हो रही है, रिश्ते बनते बिगड़ते। लेकिन क्या आपको लगता है के सिन्हा साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, आई एम श्योर अगर आप हिस्ट्री वापस पलटेंगे, ये कहीं ना कहीं एक अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व के साथ साथ परसेप्शन की लड़ाई है, जहां पर हर किसी को लगता है कि हम अपनी जगह पर सही हैं। एक हमला करेगा, दूसरा काउंटर अटैक करेगा, दूसरा कहेगा कि इन्होंने काउंटर अटैक किया तो फिर हम हमला करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एवरीवन इज फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए पूर्णिमा जी, ये लड़ाई जैसा आप बता रही हैं, लड़ाई आज के दिन में जियो स्ट्रैटेजिक है। 21वीं सदी के दूसरे दशक के बाद ये लड़ाई चल रही है। पूरे विश्व के अंदर में जद्दोजहद है कि मल्टीपोलैरिटी रहे, यूनिपोलर रहे, और क्या हो। उसमें वेस्ट एशिया में लड़ाई आया कब? ये आया तो पिछले साल आया, 1 साल हो गई यदि हम देखते हैं। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक बनाया गया जिसमें फ्रंटलाइन स्टेट ईरान है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना भी है, रशिया भी इसके साथ में है, मगर प्रॉब्लम उसकी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, यदि हम उसको फॉल्ट लाइंस को पढ़ें और बैटल इंडिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेशंस को पढ़ें, तभी हो सकता है। देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, आ जाएगा, टर्की आ जाएगा, इंडिया घुस जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं बात करता हूं आपको सीधे बैटल इंडिकेटर्स के और जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेटर्स हैं। नेतन्याहू साहब ने कल, उसके पहले क्या हुआ, बाद हुआ, उसकी छोड़ देता हूँ। नेतन्याहू साहब ने एक बात की, उन्होंने एड्रेस किया ईरान के लोगों को, और ईरान के लोगों को ये बताया कि आप लोग त्रस्त हैं, आपको दबाया जा रहा है, एग्जैक्ट उनका। उसके बाद रिटेलिएशन आया है, और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली हो रही है। तो ये रिजीम चेंज तो कहीं है ही। इब्राहिम रईसी का मारा जाना, उसको कह दिया कि हाँ वो हेलीकॉप्टर से मारा गया है या उसमें क्रैश हो गया, उसमें भी पेजेस के नाम आ रहे हैं, कैसे उसको करप्ट हुआ, उसके पूरे लीडरशिप को। आज वहाँ पर एक लिबरल कियान साहब का ऐसा माना जाता है गवर्नमेंट है। जो आयतुल्लाह खुमैनी जो 1975 के दशक से आए थे, और आज वो काफ़ी कंप्रोमाइज हैं। एज फैक्टर्स भी है, रईसी उनके सेकंड लाइन अप से उनको मार दिया गया है, और वहाँ पर ईरान में हुआ इलेक्शंस, और इलेक्शन में चेंजेस आए, तो टोटल रिजीम चेंज के ऊपर थिंकिंग चेंजेस। दूसरा बैटल इंडिकेटर्स आज आया है, क्योंकि मैं और बात करूंगा कि ये हो जाएगा, उस वक्त छोड़ दीजिए। दूसरा बैटल इंडिकेटर्स ईरान की तरफ से, ईरान ने कहा ठीक है, उसने सेकंड, क्योंकि उसको पुल कर रहा है। यदि उसने लेबनान के अंदर में इतनी बड़ी एक्शंस लिया है, और उसने 80 बंकर ब्रस्टर मार करके उसके लीडरशिप को खड़ा, और वो 32 साल से वहां पर खड़ा, तो आज उसके बाद जब ये रिटेलिएशन होने के बाद वो कहता है, ईरान क्या कहता है, ईरान कहता है कि हमारे ऑयल रिफाइनरी, और ये वहां की आईडीएफ ने कहा है कि उनके ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड हमारे निशान है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली इसकी आकलन कर देता हूँ। और उन्होंने कहा यदि आप ये करेंगे तो सऊदी अरेबिया, ईरान क्या कहता है, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतार का नाम नहीं लिया उसने, इनके ऑयल फील्ड को बर्बाद कर दिया। तो हम
मैं अपनी सोच बताऊं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको बैटल इंडिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेशंस जो आ रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। राइट। इसके पहले जो चाइना है वो हमास और उसके जो वहां पर दूसरे जो हैं फिलिस्तीनी, उनका मिलाप करके कुछ अपना वो बनना चाहता है लीडर। वो कहीं चाइना की हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर आ जाए गलवान के ऊपर में और यहाँ घुस जाएगा, उसकी ये फितरत, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं। चाइना इज आउट। उधर रशिया उधर अपने ही को संभाल नहीं पा रहा है उस वॉर में। तो देखिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होने से पहले यदि सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम क्या थी, जो अमेरिका ने अपने एक स्ट्रेटजी को बदला, अब द हॉराइजन स्ट्रेटजी, हम अब द हॉराइजन से सब चीज कंट्रोल कर लेंगे, और इसलिए वो अफगानिस्तान। तो आज जद्दोजहद है, इसमें आज के दिन में जो टेररिज्म का हिस्सा है। राइट। एक सेकंड दीजिए, यदि आप दे सकती हैं। जी सर। अदरवाइज ठीक है, मैं पास कर देता हूँ। हाँ, नहीं, कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए। देखिए हम थोड़ी तथ्यों पे बात करें। हाँ। जो इस इलाके में जो टेररिज्म है, और कल भारत का एक बयान आया है और उस बयान में ये कह रहे हैं कि ये कल का बयान है भारत का, ये उन्होंने बीच में फिलिस्तीन का भी मुद्दा डाल दिया था। तो अभी वो कहते हैं कि टेररिज्म की लड़ाई में हम टोटल इस इलाके में, भारत कहीं घुस नहीं रहा है, ये आप लेके चलिए, कोई बीच बचाव करने का ना बीच बचाव करने की जरूरत। मेरा ये मानना है ये सब चीजें हो रही हैं, थिंग्स विल टेक हिज ओन शेप, और इसमें ईरान फंस चुका है, बुरी तरह फंसा। हाँ, तो आप फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बन सकते किसी दूसरे देशों के तरफ पे, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी खत्म नहीं, ये बैलेंस ऑफ पावर होगा, खत्म नहीं हो जाएगा। लोग कहेंगे कि हमास नहीं मारा गया, ही नहीं। ये लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट ऐसी नहीं है कि इसमें विजय पताका पड़ गया और खत्म हो गया, बस चीजें बहुत संभलेंगी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। जेके त्रिपाठी सर आपके पास आते हुए मैं एक सवाल को मैं फिर से दोहराती हूँ क्योंकि उसका कुछ हिस्सा छूट गया था। मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट, साउथ एशिया पर इसका किस तरीके का इम्पैक्ट, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो रिजिम चेंज की बात हो रही है, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए पूर्णिमा, जहाँ तक ये बात है कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत का क्या रोल होगा, तो प्रभाव तो एक दृष्टि से पड़ सकता था, वो कि अगर ऑयल प्राइसेस में चेंज लगातार हो और उसके वजह से स्पाइरल इफेक्ट की वजह से या डोमिंगो इफेक्ट की वजह से, उसके वजह से फिर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो। इट इज ऑलरेडी 5% अप सर, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 5% अप। लेकिन देखिए ऑयल प्राइसेस अगर आप देखें पिछले 3 साल से, तो ऑयल प्राइसेस ऑटो करेक्शन होता रहा है उसमें। ऐसा पहले जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो ऑयल प्राइसेस 100 पार कर गए थे, लेकिन फिर वो घट करके 70-72 पे आ गए, और अब फिर 90 के करीब ब्रेंट क्रूड ऑयल है। तो ये धीरे धीरे ये टेम्पोररी होता है, उसके बाद प्राइसेस ऑटो करेक्शन मोड में होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद फिर अगर ये लड़ाई लंबी चली तो भी प्राइसेस ऑटो करेक्शन के मोड में आ जाएंगे, कोर्स करेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ये होगी, देखिए भारत का रोल जो आप कह रहे हैं कि भारत का रोल ऐसा नहीं है कि हम जाकर के वहाँ लड़ाई में कूद पड़े और एक्टिव बनने के नाम पे हम कह दें कि नहीं हम यहाँ आ गए और आप लोग लड़ाई बंद कर लीजिए। ऐसा कोई भी राष्ट्र भी नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ एक राष्ट्र कर सकता है आज की डेट में दुनिया में, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर वो चाहे तो ये लड़ाई बंद करवा सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक तरह से मजबूर है। उसके यहाँ 62% उसकी इकॉनमी जूस के कब्जे में है, और अभी इलेक्शन जो 5 नवंबर के होंगे उसमें भी काफ़ी बड़ी तादाद जूस वोटर्स की है। इसलिए अमेरिका अभी नहीं चाहेगा कि वो लड़ाई बंद कराए। आपने देखा अमेरिका एक और ये कह रहा है, कहने को कह रहा है, लिप सर्विस दे रहा है कि लड़ाई बंद हो, दूसरी ओर इजराइल को सैन्य सहायता भी दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई अभी इतनी जल्दी बंद होगी। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ईरान फंस रहा है। ईरान को इंस्टिगेट किया, उकसाते रहे, इंस्टिगेट करते रहे कि ईरान कुछ वार लगाता पहले करे, ईरान ने किया। लेकिन अभी इसके साथ भी आपने देखा कि ईरान लगातार नहीं कर रहा। ईरान ने 200 मिसाइल दागे, उसके बाद ईरान कर रहा हमारे ओर से कार्रवाई
पूरी हो गई। ये एकदम ठीक वैसे ही होता है जैसे सीरिया में ईरानी जनरल को मारा गया था और उसके बाद से ईरान ने कुछ कार्रवाई की, इजराइल ने कुछ कार्रवाई की और उसके बाद शांत हो गया। ईरान और इजराइल के बीच की डायरेक्ट झड़प। इसमें एक चीज़ आप देखिए कि हम लोग ये कह रहे हैं कि वार ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, चीन, रूस और सारी चीज़ें। आप देखिए किसी भी युद्ध में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कौन कौन होते हैं। यहाँ पे जो मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं, पहले गल्फ में कितने स्टेक होल्डर्स ने ईरान का साथ दिया है? किसी ने, शायद तुर्की को छोड़ के किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ पर ईरान का साथ नहीं दिया। इजिप्ट, ठीक है सर। जॉर्डन ने भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया। लीबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, कितने लोगों, सऊदी अरेबिया में भी हल्के फुल्के ढंग से शाह फैजल ने कहा है जो मैटर करता है MBS, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। त्रिपाठी सर, विद योर परमिशन जल्दी से एक रिएक्शन यूके देवनाथ सर से, मुझे हेडलाइंस के लिए क्योंकि जाना है, 1 मिनट मेरे पास है। देवनाथ सर, अभी टेररिज्म की बात हो रही थी, फिर आ जाती है बात इस बात पर कि क्या टेररिज्म की सटीक डेफिनेशन ना होना, सब अपने अपने लिहाज से देखते हैं उसको, टेररिज्म की सटीक डेफिनेशन ना होना क्या ये जस्टिफाई करने का मौका देता है जब ये इजराइल कह देता है कि ईरान को हम मैप से पूरी तरीके से हटा देंगे, या ईरान कहता है या बाकी कंट्रीज कहती है कि हमको दबाया जा रहा है, हम तो रिटेलिएट करेंगे, हम अपना बचाव करेंगे, डिफेंसिव मोड में आएंगे? जी हाँ पूर्णिमा जी, अब दुनिया जो है ऑर्गेनाइज होती जा रही है। भविष्य के दुनिया में अनऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस, टेररिस्ट और जो गुरिल्ला हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनकी कोई जगह नहीं होगी। हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सोचते हैं कि उनके ऊपर या उनके जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर अन्याय हो रहा है बाई ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, जैसे कि हम PLO के समय से देखते रहे हैं, यासिर अराफत के समय से देखते रहे हैं, बाद में अल फतह, अब हमास, कि फिलिस्तीन के जो अरब लोग हैं उन्हें लगता है कि उनको घरों से डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो रविंदर सचदेव सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी इस वक्त जो भी इराक के बीच में और इजराइल के बीच में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, एक ये इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और स्पेशली इराक के खिलाफ दोनों देश एकजुट हुए थे। फिर उसके बाद समय बदला, बहुत सारे समझौते उन दो देशों के बीच में भी हुए थे। लेकिन आज इस सिचुएशन में आने की वजह क्या है? बार बार ये जो बात कही जाती है कि सप्रेस कर रहा है इजराइल, सप्रेस कर रहा है इन देशों को, इनको बार बार नुकसान पहुंचाने के, इनके अस्तित्व पर संकट है। क्या आपको लगता है कि ये जो सप्रेशन है ये इस तरीके के रेपरकशंस को और ज्यादा मजबूत कर रहा है? थैंक यू पूर्णिमा जी। अनफॉर्चुनेटली साउंड में बहुत स्क्रैचनेस आ रही है, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप जो प्रश्न कह रही हैं। मैं ये कर सकता हूं कि जो मैंने कुछ सुना है इस डिस्कशन में, उनमें 2-1 पॉइंट्स को उनको एलैबोरेट कर सकता हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा। डेफिनेटली सर। तो ओके, श्योर, थैंक यू। तो एक तो इस डिस्कशन में था कि अमेरिका का रोल, एंड अमेरिका एंड ऑल, उसमें अगर आप देखिए, नेतन्याहू एक स्मार्ट गेम भी खेल रहे हैं। बाइडन और कमला हैरिस कमजोर दिखने लगे हैं क्योंकि वो इजराइल में और या इस गाजा वॉर में कोई सीज फायर नहीं करवा पाए। इनफैक्ट इवन अभी लेबनान के लिए भी 21 दिन की सीज फायर बोल रहे थे, जो नहीं हुई है, राइट। इसके चलते अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, बाइडन और हैरिस, इस समय तो हैरिस कैंडिडेट है, राइट, उनका लीडरशिप, फॉरेन पॉलिसी पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और जिसका फायदा हो रहा है ट्रंप को। ओके, नाउ ट्रंप को फायदा हो रहा है और नेतन्याहू का भी ये फायदा है कि अगर ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंसी जीत जाए, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू के साथ बहुत क्लियरली स्टैंड करेगा एज कंपेयर टू कमला हैरिस। कमला हैरिस काफी और नुआंस पोजीशन लेंगी, वो कह चुकी हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। ट्रंप तो बहुत ही सिंपल मैनर से इजराइल के साथ खड़ा होगा। तो नेतन्याहू का एडवांटेज ये है कि जितना ज्यादा बाइडन और हैरिस नॉट इन कंट्रोल दिखे, इनइफेक्टिव दिखे, उतना वो अपना ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहा है, इजराइल का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। एट द सेम टाइम अभी आने वाले 1 आध महीने में अमेरिकन प्रेसिडेंसी को भी वो इन्फ्लुएंस करने की भी तक सोच सकता है। दैट इज वन। सेकेंडली, जो बात थी इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया, डेफिनेटली इस इकोनॉमी को लेकर है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर है। मेरे को दिखता है एक
पोटेंशियल सिनेरियो, और वो ये है, आई विल गो बैक अगेन टू द आइडिया ऑफ रेजिम चेंज। श्योर ईरान में सपोर्ट है, रेजिम चेंज आसान नहीं होगा, बट ये सारी सिनेरियो तो चलती रहती है ना एजेंसीज की। तो ईरान में अगर हालात मिसाइल्स दागे गए, उनकी लीडरशिप को मार दिया गया, कुछ को उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज कर दिया गया, श्योर ईरान भी इजराइल की तरफ को डैमेज करेगा, बट ईरान में अगर ये हाल हुए तो कंडीशन राइप हो जाएगी रेजिम चेंज की, जैसे बात हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तान एक एडवांटेज का रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान की करीब 1000 किलोमीटर की बाउंड्री है ईरान के साथ, और ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान है वहां भी इंसर्जेंसी है, जो कि मिलिटेंट्स पाकिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान में, राइट। पाकिस्तान वो रास्ते उनके लिए थोड़ी आसान कर सकता है खोलने के लिए। पाकिस्तान इधर अमेरिका से डील करेगा कि भाई ऐसा है, मैं आपको मदद करता हूं, इस बॉर्डर से आपको जो अंदर घुसाना ईरान के घुसाइए, मैं साइड में देखूंगा, आप मेरे को कुछ पैसे की डील कर दो। सिमिलरली पाकिस्तान इजराइल से भी गेम खेल सकता है। सो दैट इज अ पोटेंशियल जो पाकिस्तान एक मिस्चिफ का रोल प्ले कर सकता है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के एंगल से, मैं ये कहूँगा। ठीक है सर, और मैं बाकी मेहमानों को अब 1.5 से 2 मिनट का समय दे पाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम अंतिम में हूँ अपने चर्चा के पड़ाव में। जल्दी से मैं एक बार प्रफुल्ल बख्शी साहब आपके पास आना चाहती हूँ। जो सवाल मैंने रोबिंदर सचदेव सर से किया था उसी को आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इजराइल और ईरान पहले जिस तरीके के दोस्त हुआ करते थे, होपफुली आपने मेरा सवाल सुना हो, इराक के अगेंस्ट ये दोनों साथ में भी रहे, और आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये जो बार बार एक सप्रेशन का नैरेटिव है, क्या इसके पीछे की वजह है? ये आप सप्रेशन के नैरेटिव की बात कर रहे हैं, जो आपने पहली बात कही है बिल्कुल ठीक है। जब 10 साल की लड़ाई थी 78 to 88, तब सारे इजरायली साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस अपग्रेड कर रहे थे ईरान के वेपन सिस्टम्स, इंक्लूडिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर सिस्टम्स। तो वो बात डिफरेंट हो गई। पर जब रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं ड्यू टू रिलीजियस प्रेशर्स एक्सेट्रा, जब ईरान ने अपना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी स्टार्ट करी, तब इजराइल फेल्ट थ्रेटन्ड बाय ईरान। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं वही सारी चीज हुई है। देखिए, मिलिट्री एक्शन तो अपनी जगह होता है, उसकी रियलिटी है जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी। वो फेस ये है कि ये इतनी चेंज हो गई है कि अब इजराइल का वो स्ट्रॉन्ग एनिमी बन गया है, वही ईरान। तो अब कौन अब देश दुश्मन होता है, कौन फ्रेंड होता है, वो चेंज हो जाता है। हमें तो चेंज सर्कमस्टेंसेस में फायदा अपना देखना पड़ेगा। सारी कंट्री अपना अपना फायदा देख रही हैं। इस समय इजराइल का फायदा ये है कि ईरान टोटली न्यूट्रलाइज हो, और ईरान अपना को फायदा अगर करना चाहता है तो वो इजराइल को करेगा। वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सपोर्टर्स वीक पड़ने लगे हैं, और क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये सारे के सारे जो 3 स्टेट एक्टर्स हैं वो इतने वीक पड़ जाएं, ताकि उसका जो प्रोग्रेस है उसके एसोसिएट्स का वो सारा का सारा ऊपर उठे। बेसिकली तिजारत सबको चाहिए, दर जमीन पे हक सबको चाहिए, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अब ईरान अपनी जगह पे है, और चाइना पे गुहार लगा के बैठा है। आगे देखते चाइना उसको कैसे मदद कर सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। के सिन्हा सर, आपके पास आते हुए अगर आपका जो काउंटर्स आए हैं, जो बातें, अगर उस पर आपका कोई टेक हो तो आप उसको ऐड ऑन करिएगा सिन्हा साहब। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक ट्वीट पे किया गया, और उसमें नेतन्याहू जी को उन्होंने बधाई दी है, इजराइल और ज्यूइश कम्युनिटी को पूरी की पूरी, ये कहते हुए कि ये जो नया साल है ये पीस, होप और गुड हेल्थ लेकर आए हर किसी के लिए। लेकिन एक तरफ ये जो हालात बने हुए हैं, इस बीच में जब प्रधानमंत्री पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, क्या इस ट्वीट के जरिए वही संदेश है जो संदेश रूस, यूक्रेन या बाकी उन देशों के लिए भी रहा है जो युद्ध के मुहाने पर हैं या एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं? देखिए, जो हम शांति की जब बात करते हैं, शांति की बात यदि हम फॉलो तरीके से करें तो कोई वो आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। हाँ, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। एक ट्वीट इसके पहले भी हुआ, आज के पहले कल एक हुआ था, उसके अंदर में उन्होंने कहा हम आतंकवाद के साथ आप लड़ रहे हैं, उसके साथ हम खड़े हैं। ये पहला था हमारे जब 8 अक्टूबर का पहला कि हम इजराइल की जनता के साथ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी आई। ऐसे नहीं 1500 लोगों को मार दिया गया, बंधक अभी भी बंधक नहीं छोड़े। तो ये टेररिज्म, टोटल टेररिज्म का मामला है। कोई कहता है जियोपॉलिटिक्स खेला जा रहा है, तो क्या इजराइल ने जियोपॉलिटिक्स खेला है यहाँ?
ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में देखिए, ईरान ने ये सोचा कि चीजें हो गई, हम परिस्थितियां बदल देंगे, और ईरान को शायद ऐसा लगा कि चाइना हमारे साथ है, हमारा $25 बिलियन का 25 साल का ये जो चल रहा है $40 बिलियन का ये हो गया, और उधर से रशिया से हम चीजें ले लें, तो चीजें ऐसे उसने ऐसे सोच उसकी आई। आज परिस्थिति क्या है, आपने एक बहुत अच्छा चीज जो बात कहा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो इसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। 1975 साफ ईरान के समय, ईरान और इजराइल बहुत बड़े दोस्त थे। लेबनान उस समय क्रिश्चियन, उसको पेरिस माना जाता था, लेबनान। परिस्थितियां बदल गई जब वहां पर जो कट्टरपंथी आए, जो ये जो चीज है ना कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे के पूरे सियाइट हों, उसमें सुन्नी भी, और ईरान ये करना चाहता है जो पहले इस्लामिक स्टेट करना चाहता है, तो आज भी वही करना चाहता है, और वो चीजें खत्म हो रही हैं। आयतुल्लाह खुमानी आजकल के हालात में हैं, चीजें बदल चुकी हैं। IRGC जो उनका कट्टरपंथ होता था, उसके लीडरशिप कासिम सुलेमानी के बाद पूरे आप 80% निकल गए हैं। जो वहां पर इस्माइल रईसी को मारा गया, नहीं इस्माइल रईसी के पहले इस्माइल हानिया को, तो उसमें 2 IRGC के टॉप कमांडर्स, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट, उस लेवल के लोगों को उसके साथ उनको भागीदार, ये खुल के चीजें नहीं आती। ईरान के अंदर में चीजें बदल रही हैं और बदलेगी बहुत तेजी से, ईरान फंस चुका है। ठीक है सर, ठीक है। त्रिपाठी सर, यमन है, हूती विद्रोही वहां पर है, सीरिया है तो वहां पर फातिमियो ब्रिगेड है, इराक है चरमपंथी संगठन वहां पर है, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव है, वेस्ट बैंक है, वहां पर फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है, बॉर्डर को कवर करता है, फिर गाजा पट्टी में अलग आतंकी संगठन वहां पर मौजूद है। ऐसे में इस तरह से घिरा हुआ इजराइल, जाहिर है कि ये सब चुनौती तो है उनके लिए, जब वो ये कहता है कि हम इनको नक्शे से मिटा देंगे। बिल्कुल, देखिए इजराइल के आगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप इसी चीज़ से देखें कि सभी देशों से घिरे हुए इजराइल के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचता कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाए। इजराइल का डिफेंस बजट $26 बिलियन का है, जो कि लेबनान की GDP से भी ज़्यादा है। इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि इजराइल को अपने डिफेंस के लिए कितनी चिंता है। और ये वो देश है जो कि अपने जन्म से ही अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। 2000 साल पहले यहूदी वहाँ से विस्थापित हो गए थे बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम में। उसके बाद जब उनको लेकर अपने दम पर उसने खुद को खड़ा किया। जी, जब 1948 में ब्रिटेन ने इजराइल के क्रिएशन की घोषणा की और UN ने उसका सपोर्ट किया, ठीक उसके दूसरे ही दिन से इजराइल के खिलाफ एक्शन हुआ। उस दिन हुआ 67 में 7 डेज वार हुई, उसके बाद 82 में हुआ, 2006 में 34 डेज वार हुई, और हर युद्ध में इजराइल विजेता के तौर पे बन के उभरा। और इसी सब जिसको कहते हैं ना कि बैटल हार्डी होने का परिणाम ये हुआ कि इजराइल की पॉलिसी जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म की है। उसने, आप देख लीजिए कि हिजबुल्लाह के प्रमुख को टारगेट करने की बात 2006 से इजराइल ने शुरू की थी, 18 साल बाद सफलता मिली। तो इजराइल को ख़त्म करना कोई इतना आसान नहीं है। और देशों के लिए तो ये है कि हाँ, हमारे बगल में ये देश हैं और इस्लामिक ब्रदरहुड की बात है। इजराइल के लिए अपने अस्तित्व का संकट। ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट यूके देवनाथ सर आपसे लूंगी। परमाणु ठिकाने हैं, तेल डिपो है और इजराइल की धमकी है, क्या आज की रात भारी है? आज की रात इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर एक हमला डेफिनेटली करेगी। एयर फोर्स जो है इजराइल की, वो अपने F-35 विमानों का इस्तेमाल करेगी, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए जाएगी। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनको सप्रेस कर देंगे। लेकिन ये हमला पोर्ट्स पर होगा, हार्बर पर होगा, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर शायद हो सकता है। लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर यह हमला नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी ताकतें और IAEA बार बार अमेरिका और इजराइल से ये दरख्वास्त कर रही हैं, जो कि अमेरिका भी मान जाएगा, इजराइल भी मान जाएगा, कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर या न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज जहां पे यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक आज की रात ना की जाए। ठीक है, त्रिपाठी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक चीज ये कहना चाहता था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंट्रीज की न्यूक्लियर पावर कितनी भी हो, ट्रेडिशनल पावर कितनी भी हो, लेकिन
आज की डेट में सबसे बड़ी चीज जो है वो साइबर पावर की है, और वो इजराइल के पास सारे देशों से बख्शी साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। बख्शी साहब 10 सेकंड में प्लीज सर। हाँ। मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, ये डैम्स के ऊपर और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक जिनेवा कन्वेंशन में डेंजरस फोर्स कहा जाता है, दोनों ने साइन किया हुआ है, दे विल नॉट डू इट। और जो साइबर अटैक की बात हो रही है, स्टक्सनेट तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ही ईरान के 1000 सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय किए थे। ईरान अभी तक उसमें उलझ रहा है। तो साइबर पावर की पावर बहुत ज्यादा होगी, स्टार्ट होगी साइबर वॉरफेयर।